निचोड़ दे रहा हूं, एक आपको टॉपिक दे रहा हूं कि सारे टर्म्स के टॉपिक आपको दे दिया। जो सैंपल पेपर में मैंने मैच करके देखा, जो प्रीवियस मैंने देखा, वो जहां से मुझे जो चीज मिला वो चीज मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, वही मैंने आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह बता रहा हूं मेरे भाई। बस इसको शिद्दत से आप कंप्लीट चीजों को करना। और एमसीक्यू के मेरे भाई आज तक का इतिहास है कि जब भी कभी भी टिश्यू चैप्टर की बात हुई है, ये सारे क्वेश्चंस जरूर पूछा है कि कहीं ना कहीं ब्रांचेस अलग कर देते, लेकिन क्वेश्चंस आपके यही वेरी करता है। देखो कौन कौन सा। सबसे पहले यहाँ पे 3 बेसिस टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज था। सपोर्टिंग टिश्यू जिसमें आपने देखा पैरेन्काइमा, आपने देखा कोलिनकाइमा और ये आपने देखा स्केलेनकाइमा। ये आपके पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्केलेनकाइमा में भी आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है और अर्सेसन रीजन में भी आ सकता है, हो सकता है तो कंप्लीट डिफरेंशिएट में भी आ सकता है और सैंपल पेपर में भी ये दे ही रखा था, तो ये भी पॉइंट आपको याद आ जाता है। तो डायग्राम के ऊपर में आपके सामने, इसके सामने ए बना होगा, इसके सामने बी बना होगा, इसके सामने सी बना होगा, आपको मार्किंग करनी पड़ेगी कहाँ पे क्या है। जैसे यहाँ पे 1 भरा है, 2 भरा है, 3 भरा है, तो इस तरीके से आपको नेमिंग करना होगा। उस तरीके का क्वेश्चन क्या है कि आप इस तरह के क्वेश्चन में आपकी जस्टिफिकेशन आता है, जब जस्टिफिकेशन आ जाता है तो बच्चे वहीं पे घूम जाते हैं। यही तो इंग्लिश के पेपर में भी सीबीएसई वालों ने यही किया ना, कल के पेपर में जो पीछे प्रीवियस में हुआ है। तो मेरे भाई जस्टिफिकेशन वाले आंसर कैसे लिखोगे, ये जस्टिफिकेशन वाले आंसर आप लिखोगे। सबसे पहला ऐसा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आपको इसके अंदर से सेक्शन सी हो या सेक्शन डी हो, आपको वहां पे ये पेपर देखने को मिल सकता है। अब मे भी आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड में भी इस चैप्टर को मिल सकते हैं देखने को, तो आपको दिल दिमाग से क्वेश्चंस तैयार करना है और आपके पेपर में छपेगा। देखो भाई क्या है, नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 9th में हो और आपका साइंस का पेपर है 22 तारीख को। मेरे भाई आप आग लगाओगे, बस ध्यान से सुनो मैं कहना क्या चाहता हूं। आपने इंग्लिश का पेपर दिया, उस इंग्लिश के पेपर से आपको एक दिमाग सेट हो जाना चाहिए कि इस बार जो है पेपर थोड़ा सा घूम के आ रहा है। घूम के इन द सेंस कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है। आपको इंग्लिश के पेपर से पता चल गया होगा, बस आपको वहां से मैं एक क्लू बताता हूं कि आपको इस बार थोड़ा सा टेक्निकल पेपर देखने को मिल सकता है, बट होगा आपके एनसीईआरटी के इर्द गिर्द। और मैं आप भी इस वीडियो पूरी कंप्लीट सेशन में जो जो चीज डिस्कस करके बता दूंगा, उतना आप एनसीईआरटी से आज पूरे दिन बैठ के पढ़ लो, बस इतना आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बस सब कंप्लीटली चीजों को समझना, देखना और सुनना। एक बात और बता दूं, जो सामने मेरे टीचरों से बात हुई है, उनमें से बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे, मतलब 3-4 टीचर्स तो ऐसे थे जिनसे भाई बहुत अच्छे तरीके से बात हो पाई, और 2-4 ऐसे जो थोड़े से नहीं हो पाई उनसे, क्योंकि वो बिजी होते ज्यादा। इस चक्कर में उनका कहने का मतलब ये होगा कि भाई इस बार जो पेपर बन रहा है ना, क्लास 11th और क्लास 9th के खास करके, ये थोड़े से टेक्निकल पेपर बन रहे। किसकी वजह से टेक्निकल पेपर बन रहे? ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड की वजह से बन रहे, कि मतलब आपके हायर थिंकिंग एबिलिटी को चेक किया जा रहा है। उसी तरह से मे भी आपके साइंस में भी हायर थिंकिंग एबिलिटी चेक किया जा सकता है। तो मेरे शेर शेरनियों बस शिद्दत से सुनना, सारी चीजों को ध्यान में रखना, जो जो चीज बता दूं, जो पॉइंट बता दूं, आप उसे दिल दिमाग में सेट कर लेना और सारे क्वेश्चंस को कर डालना। बस ध्यान से कंप्लीट देख लेना, बस आपको सारा पेपर पार हो जाएगा। बस देखो ध्यान से, ये पहला चैप्टर हमारे सामने है, मैटर इन योर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। बस ध्यान से सुनना, इसके अंदर में आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को टू द पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि आपने देखा कि जो सैंपल पेपर मैंने आपको डिस्कस करके दिया है कि उसके अंदर में कहां पे लास्ट ईयर पूरी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पूछा है। तो मेरे शेर से न्यू एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना, चाहे आप कोई से भी किताब पढ़ लेना, बट एनसीईआरटी को मत छोड़ना, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके अर्सेसन रीजन भी करेक्ट होंगे और वन लाइनर क्वेश्चन भी करेक्ट होंगे, जो कि आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको पहले क्वेश्चन में से, जो आपको पहले चैप्टर्स में से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करना है, उनके अंदर में सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चंस करना है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। सबसे पहले कह रहा व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ड्राई आइस। अगर मान लो कि आपके सामने 1 नंबर का एमसीक्यू यहां से आ जाता है, 1 नंबर का एमसीक्यू आ जाता है यहां पे, या वन लाइनर कि ड्राई आइस किसको कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। तो ये पॉइंट आप यहां से 1 नंबर आपके कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में व्हाई डू वी केप्ट ईथर एंड द एसीटोन एट द कूल प्लेस। जो ईथर एसीटोन होते हैं, जो नेल पॉलिश हमारी शेरनियां छुटाती होंगी, उसे ठंडे प्लेस में क्यों रखते हैं, ये भी आपका एक रीजन हो गया। उसके बाद में यहां पे कि राइट 2 फैक्टर्स विल इंक्रीज रेट ऑफ इवोपरेशंस। आपको इवोपरेशन वाले टॉपिक तो कंप्लीट कर लेना, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवोपरेशन, और इसके फैक्टर्स भी आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद ध्यान से सुनो, 2 से 3 चीज कर कंपेयर द फोर्स अट्रैक्शंस बिटवीन द आयरन रबर एंड बैंड चौक। मतलब कि भाई देखो, ये जो चौक वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपके लास्ट ईयर भी देखे गए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करो, एनसीईआरटी में सारे मिल जाएंगे। बस कंप्लीट सुनते जाओ जो जो चीज मैं बता रहा हूं, समझ गए भाई यहाँ पे। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट इवोपरेशन का आप यहाँ पे एक्सटेंड कर दो कि व्हाई डू स्टीम कॉजेस द मोर सर्विस
बर्न देन द बॉइलिंग पॉइंट, ये हटाओ और आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 आपने देखा चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस टू, मतलब सेल्सियस स्केल टू टेम्परेचर, मतलब आपके पास यहाँ पे केल्विन दे रखा है आपको, मतलब कि केल्विन में दे रखा है, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ये आपने सैंपल पेपर में भी देखा था, कुछ इसी तरीके से दे रखा था। तो सैंपल पेपर में भी यही क्वेश्चन थे, आपको सीधा सीधा आप जानते हो केल्विन से जब आप यहाँ से सेल्सियस से जब केल्विन पे जाओगे तो आप क्या करोगे 273 ऐड ऑन करोगे, यहाँ से केल्विन से जब सेल्सियस पे जाओगे तो माइनस का 270 करोगे। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन तैयार करने, समझ रहे हो बात को। अगला देखो जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चैप्टर 1 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला इसको तो सबसे पहला ऐसा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आपको इसके अंदर से सेक्शन सी हो या सेक्शन डी हो, आपको वहां पे ये पेपर देखने को मिल सकता है। अब मे बी आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड में भी इस चैप्टर को मिल सकते देखने को, तो आपको दिल दिमाग से क्वेश्चंस तैयार करना है और आपके पेपर में छपेगा। देखो भाई क्या है यहाँ पे, व्हाई डू वेयर द कॉटन क्लॉथ इन समर, कॉटन क्लॉथ हम समर में क्यों पहनते हैं। व्हाई डू वी फील कोल्ड व्हेन द कीप एसीटोन और एथर ऑन आवर पाम, जब भी हाथ पे हम चीजों को रखते हैं तो ये क्यों ठंडे होते हैं, जैसे पेट्रोल एट्रोल हो जाता है। उसके बाद में वाटर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इन द केप्ट, मतलब इसे हटा देना, ये वाला भाई ज्यादातर नहीं पूछा गया अभी तक। उसके बाद में स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन द रूम, क्यों हो जाते हैं ऐसा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और रिस्पॉन्सिबल बताना है, रिस्पॉन्सिबल आपको ये सारी चीजें। उसके बाद में व्हाई द डेजर्ट कूल बेटर ऑन द हॉट ड्राई डे, ये भी एक हो गया कि व्हाट इज इवोपरेशन, और इवोपरेशन आप ना देखो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवोपरेशन आप करके ही जाना। और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बंचेस में मिलेंगे, तो भाई अभी इस तरह के क्वेश्चंस करो, समझ रहे हो ना बात को। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपने पहले से कर लिया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि यस भैया मैंने ऑलरेडी कर लिया है, बस आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ शेर नहीं हो, फिर उसके आगे देखते हैं क्या हो सकता है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 ये आपके सामने आएगा, मैटर अराउंड अस प्योर। इसके अंदर से जो अभी तक आपने देखा कि होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, ये आपके क्या थे, ये सैंपल पेपर में भी दिया हुआ था। तो मेरे भाई ये जो है आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, कौन सा है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो ये भी पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, समझ रहे हो ना बात को। तो भैया इसके बीच में डिफरेंशिएट जरूर कर लेना, होमोजीनियस आपको पता है क्या है और हेटेरोजीनियस क्या है। तो एक पॉइंट याद रखना, जो होमोजीनियस होता है आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, हेटेरोजीनियस को आप सेपरेट कर सकते हो। तो मेरे भाई आप लोग मुझे ये बताओगे कि जो हमारे पास एक पॉइंट बताओ आप लोग मुझे यहाँ पे, कि सपोज करो एक गिलास है, इस गिलास के अंदर में मैंने यहाँ पे मिश्री डाल दिया, क्या डाल दिया, मिश्री डाल दिया, वो होमो होगा या हेटेरो होगा, मुझे बताना भाई। मिश्री डाल दिया, मिश्री समझते हो ना, आपने गोल गोल से होते हैं, मिठाई अपने प्रसाद में मिला होगा, मिश्री डाल दिया। अगर आपने एक सॉल्यूशन के अंदर में मिश्री डाल दी तो होमोजीनियस होगा, हेटेरोजीनियस होगा, मुझे कमेंट चाहिए भाई आप लोगों का। उसके बाद में देखो मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, ये तो आपको पता है कि जब दो चीजों को मिलाया जाता है तो एक को फिल्टर कर लिया जाता है, वो हेटेरो हो जाता है, जिसको फिल्टर नहीं किया जाता है वो होमो होता है। समझ गए ना बात को, तो ये पॉइंट याद रखना। और उसके बाद में आप सॉल्यूशन के बारे में जानते हो, जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट के अंदर में सॉल्यूट को मिलाया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया मेरे भाई कि अगर आप, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करता हूं, तो सपोज करो एक बीकर है, इसके अंदर मान लो ज्यादा पानी है, तो पानी क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। मान लो चीनी मैंने इसमें ऐड किया, तो चीनी क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो ये कंप्लीट क्या बनता है, सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, एक सॉल्वेंट के अंदर में सॉल्यूट डाला जाता है तो सॉल्यूशन बनता है। तो ये पॉइंट आपको यहां से पता होना चाहिए। आ जाओ भाई मेरे भाई, उसके बाद में मिक्सचर और कंपाउंड, इनके बीच में डिफरेंशिएट कैसे मेरे भाई, क्योंकि आपने सैंपल पेपर में देखा कि मोस्टली क्या चीज दिखी आपको, डिफरेंशिएट। चाहे वो बायो की बात करो, चाहे आप फिजिक्स की बात करो, चाहे आप केमिस्ट्री की बात करो, हर जगह आपको डिफरेंशिएट मिला। यस या नो, सैंपल पेपर में जाकर देखो और प्रीवियस पेपर जाकर देखो। इससे पहले एक वीडियोस और डली है आपकी, जो 2022 के फाइनल में जो क्वेश्चंस आए थे इन चैप्टरों से, आप जाकर देख सकते हो। हमेशा बना है डिफरेंशिएट। समझ रहे हो ना बात को। तो भैया इनको नेग्लेक्ट मत करना, आप डिफरेंशिएट करके जाना एनी हाउ। समझ गए। उसके बाद में आ जाओ यहाँ पे, एक आ गया आपके पास में यूकैरियोटिक सेल्स, एक आ गया यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, ये पॉइंट आ गया। और उसके बाद आप यहाँ पे ये भी चीज डायग्राम भी देख सकते हो और ये सारी
सारे डायग्राम, ये आपके पास बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे ऑल प्लांट्स एनिमल अमीबा होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है अमीबा जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स होता है या प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, इनके बीच में डिफरेंशिएट, समझ रहे हो ना। जल्दी जल्दी मैं आपको सारा टॉपिक इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आप कंप्लीट रिवीजन कर सको मेरे भाई, समझ रहे हो ना बात को यहाँ पे। चलो भाई आगे देखते हैं। उसके बाद में यूनिसेलुलर और ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो मुझे आप लोग मुझे एक कमेंट करके बताओ यहाँ पे। तो ये यूनिसेलुलर तो आपको पता चल गया, यहाँ पे सिंगल सेल वाले होते हैं, और मल्टीसेलुलर मतलब हमेशा लार्ज सेल वाले होते हैं। तो मुझे आप लोग ये बताओ जो फंगस है, क्या था फंगी जो है ये आपके यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे, ये आपके एमसीक्यू में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है भाई। उसके बाद में जो आपको केमिस्ट्री के अंदर में लगता है कि एक्सपेक्टेड पेपर है, तो वो आपके यहाँ ओस्मोसिस, ये आपको देखने को सीख सकता है। ओस्मोसिस के बारे में जरूर पढ़ के जाना। और उसके बाद में यहाँ पे एंडोओस्मोसिस और एक्सोओस्मोसिस, इस तरह के क्वेश्चंस आपने प्रीवियस में 1000 बार देखा होगा। अगर आपने कोई प्रीवियस पेपर देखा होगा क्लास 9th का, तो आपने एंडोओस्मोसिस और एक्सोओस्मोसिस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो मेरे भाई यहाँ से ये क्वेश्चन करके जाना। लग रहा होगा थोड़ा सा मुश्किल है, बट मेरे भाई करके जाओगे तो मे बी चैप्टर इधर उधर हो जाए, लेकिन आपके पास कंसेप्ट रहेगा और आपके पास एक क्लिकेबल पॉइंट रहेगी कि भाई ये क्वेश्चंस मैंने कहीं ना कहीं देखा है। आप इसके बाद एनसीईआरटी खोल के देखो, एनसीईआरटी के अंदर में सारे पॉइंट मिल जाएंगे मेरे भाई। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर समझ गए तो भाई एक बार लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, ठीक भाई। ये पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं मेरे भाई यहाँ पे। अब देखो एक ये पॉइंट अभी आपने देखा कि सैंपल पेपर के अंदर में हाइपरटोनिक आ चुका था, आइसोटोनिक आ चुका था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आ चुका था। तो आपको ये भी चीजें करके जानी है, समझ रहे हो बात को। तो मुझे ना आप यहाँ पे एक बताओ, जो आरसीबी है, आरबीसी, क्या बताऊँ मैंने भाई, आरबीसी, इसके अंदर में जो आर होता है इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है आर का मतलब क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन आप जब बड़े एग्जाम में आओगे तो वहां से पूछा जाता है बड़े सेंटेंस में। तो चलो मुझे आप यहाँ पे आर का मतलब बता दो, यहां से पता चल जाए कि भाई कितने ऐसे दोस्त हमारे श्रेणियां हैं जिन्होंने अभी तक बायो के अंदर में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है, समझ रहे हो। ऑलमोस्ट ये बायो का ही पार्ट हो जाता है। ये पॉइंट्स आप याद रखना। तो मुझे आर का मतलब बताना क्या होता है, ठीक है भाई। ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये पॉइंट समझ गए। तो आपको इनके बीच में भी आपको डिफरेंशिएट देखने को मिल सकता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इनके बीच में डिफरेंशिएट कर लेना। अभी तक भाई आपने जितनी भी चीज करी है ऑलमोस्ट आप यहां से पासिंग जोन तक आ सकते हो, मतलब कि अभी तक जितने किया है आपने 12 से 15 नंबर तक के आ सकते हो। आगे अगर आप जितने भी अभी और कंप्लीट देख लोगे तो मे भी आप यहां पे 20 से 30 के बीच में पहुंच जाओगे। पासिंग मार्क्स में आप साइंस में पहुंच गए। अगर आप लास्ट की चीजें समझना सुनना जो मैं आपको बताऊंगा वो आप 110% सोचो आप यहां पे 50-60 के बीच में पहुंच जाओगे। तो बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट सारी चीजों को समझना पड़ेगा। फंक्शंस और गोल्गी अप्रेंटिस ये आपके सैंपल पेपर में भी आए हुए हैं। तो क्वेश्चन वही है आपके सामने जो सैंपल पेपर में आपने देखा और प्रीवियस में देखा, समझ रहे हो बात को। तो मेरे भाई इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और उसके बाद में आपने देखा कि 3 नंबर के अंदर में आपके पास एनिमल सेल और यहाँ पे प्लांट सेल भी आया था। तो मे बी आपके इस बार जो डायग्राम है, डायग्राम आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में आ भी सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको ये याद रखना है, समझ गए भाई यहाँ पे। तो ये भी पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखना, इनके बीच में डिफरेंशिएट पढ़ लेना। और उसके बाद में आप आ जाओ जो यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्या होता है, विच सेल नॉन एज अ डाइजेस्टिव बैग। आपने देखा यहाँ पे डाइजेस्टिव बैग किसे कहते हैं। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे कि व्हाट आर द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन व्हाट आर देयर फंक्शन, मतलब कि क्रोमोसोम्स क्या होता है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। क्रोमोसोम्स क्या होता है, समझ गए ना। तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ये आपको मैंने बहुत पहले भी पूछा है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। तो मुझे ये बताओ फटाफट से ऑटो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ऑटो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ। ऑटो पूछ रहा हूं मैं, कंप्लीट नहीं पूछ रहा हूं, ये मैंने बहुत बार बताया, ठीक भाई। उसके बाद में यहाँ पे एटीपी का फुल फॉर्म भी आ सकता है, एटीपी का फुल फॉर्म। और आपको बताओ इसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी
कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, समझ रहे हो, मतलब सेल एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, कभी कभी एटीपी आ जाता है, तो ये भी पॉइंट याद रखना। नेम द लार्जेस्ट सेल एंड द लॉन्गेस्ट सेल, आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ भाई लार्जेस्ट सेल कौन सा है और यहाँ पे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, समझ रहे हो भाई। उसके बाद में यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स में आ जाओ, यहाँ पे क्या क्या चीज दे रखा आपके बीच। सबसे पहले डिफरेंशिएट देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। मेरे भाई आपको जो भी सर ने करवाया होगा या जब भी कभी नोट्स लिखवाया होगा तो आपको ये जरूर बताया गया होगा कि भाई इन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंशिएट करके चलो, मतलब भाई ये इंपॉर्टेंट है, कर लो इस बात को, ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। उसके बाद में कहा गया यहाँ पे कि व्हाट हैपन इफ वी आर रिमूव माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम एनिमल सेल। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन क्या है कि आप इस तरह के क्वेश्चन में आपकी जस्टिफिकेशन आता है, जब जस्टिफिकेशन आ जाते हैं तो बच्चे वहीं पे घूम जाते हैं। यही तो इंग्लिश के पेपर में भी सीबीएसई वालों ने यही किया ना, कल्प के पेपर में जो पीछे प्रीवियस में हुआ है। तो मेरे भाई जस्टिफिकेशन वाले आंसर कैसे लिखोगे, ये जस्टिफिकेशन वाले आंसर आप लिखोगे एनसीईआरटी जो शिद्दत से रीड की होगी, समझ रहे हो ना आपको। ये सारी चीजें को समझो, और गोल्गी अप्रेंटिस से भी क्वेश्चंस बन चुके हैं आपके पेपर में, और ये भी पॉइंट याद रखना, स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स के भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, ये मैंने आपको प्रीवियस पेपर, इट मींस कि जो हमने सैंपल पेपर डिस्कस किया था, सैंपल पेपर के भी अंदर भी दिया हुआ था, और आप सभी ने कमेंट करके बताया था कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं। ये आप लोगों ने भाई कमेंट करके बहुत शेर से इन्होंने बताया था, और मुझे यहाँ से पता चला कि सच में आप लोग पढ़ने लिखने वाले बालक हो। तो ये सारी चीजों को करो, समझ रहे हो बात को यहाँ पे। उसके बाद समझ गए, और उसके बाद में कि हाउ मेटोसिस डिफरेंट फ्रॉम द म्योसिस। आपने देखा ये जो होता है डॉटर सेल्स होते हैं, ये आपके गाइमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरीके के सीसीए भी आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना जब आप सारी चीजों को देखते जाओ। कह रहा है ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक पॉइंट देखो, इन्होंने क्या देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम को ड्रॉ करो, बट मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मे भी ना आए, आपको डायग्राम बना हुआ आ सकता है, और उस डायग्राम को नेमिंग करना पड़ेगा। जिस तरीके से वो टेक्निकल चीजों को खेल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके ऐसा हो सकता है कि डायग्राम बना हुआ आएगा, बस डायग्राम को नेमिंग करना होगा, समझ रहे हो बात को, जिसमें कि एनिमल सेल का और प्लांट सेल का, और उसमें अमीबा का, और अमीबा के साथ साथ में आप कर जाना स्टोमाटा, स्टोमाटा के बात कर जाना SCR के अंदर भी ये सारी चीजें को देख जाना, समझ गए भाई। यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स विद सुटेबल डायग्राम, क्या कह रहा है यहाँ पे। अब देखो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस बनाने के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि डिफरेंशिएट द प्लांट सेल एनिमल सेल। इससे पहले क्या पूछा पेपरों में, सिर्फ डिफरेंशिएट प्लांट सेल और एनिमल सेल, बट अब क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल विद अ सुटेबल डायग्राम। मतलब समझ लो टेक्निकल टर्म्स को कहां पे ये ऐड कर रहा है, विद सुटेबल डायग्राम। तो थोड़ा बहुत डायग्राम भी आपको एग्जांपल देने के लिए आना चाहिए, समझ रहे हो ना बात को। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया। उसके बाद में भाई अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, क्या होता है कि अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखो कह रहा है यहाँ पे लेबल। अब देखो यहाँ पे कह रहा है ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल्स, मतलब कि आपको लेबल भी करना है और सब कुछ वहां पे बताना है। ये पॉइंट आपको होता है एटीपी, मैंने आपको अभी बता दिया, तो फुल फॉर्म क्या होता है, ये डीएनए आपको पता है, आरएनए पता है, तो मुझे आप लोग भाई डीएनए का फुल फॉर्म पता है क्या होता है, डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो चलो मुझे भाई आप लोग ना यहाँ पे एटीपी का ही फुल फॉर्म बता दो क्या होता है, ठीक है भाई। चलो एटीपी का ही बता दो मेरे भाई क्या फुल फॉर्म होता है, ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको समझ आना चाहिए। अगला पॉइंट देखो, ये जो है चैप्टर 6 का, ये टिश्यूज का आपने देखा, यहाँ पे एपिमेरिस्मेटिक होता है, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक और लेटरल मेरिस्मेटिक होता है। अगर इस तरीके का ध्यान सुनो, अगर इस तरीके का डायग्राम आ जाता है तो डायग्राम के ऊपर में आपके सामने, इसके सामने ए बना होगा, इसके सामने बी बना होगा, इसके सामने सी बना होगा, आपको मार्किंग करनी पड़ेगी कहाँ पे क्या है। जैसे यहाँ पे 1 भरा है, 2 भरा है, 3 भरा है, तो इस तरीके से आपको नेमिंग करना होगा। उसके बाद में मेरे भाई ध्यान से सुन लो, अगर सपोज करो यहाँ पे स्टोमाटा आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए ये एपिडर्मिस है, ये गार्ड सेल है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये आपके पास स्टोमाटा पोर है। तो इस तरीके का पेपर आपके एक्सपेक्टेड है, आपने सैंपल पेपर में भी देख लिया, ठीक है भाई। अगला पॉइंट इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो। क्यों इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि मेरे भाई आज तक का इतिहास है कि जब भी कभी भी टिश्यू चैप्टर की बात हुई है, ये सारे क्वेश्चंस जरूर पूछा है कि कहीं ना कहीं ब्रांचेस अलग कर देते, लेकिन क्वेश्चंस आपके यही वेरी करता है। देखो कौन कौन सा,
सबसे पहले यहाँ पे 3 बेसिस टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज था, सपोर्टिंग टिश्यू, जिसमें आपने देखा पैरेन्काइमा, आपने देखा कोलिनकाइमा और ये आपने देखा स्केलेनकाइमा। ये आपके पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्केलेनकाइमा में भी आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है और अर्सेशन रीजन में भी आ सकता है, हो सकता है तो कंप्लीट डिफरेंशिएट में भी आ सकता है और सैंपल पेपर में भी ये दे ही रखा था। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो इसको बिल्कुल टू द पॉइंट आप ना घोल के पी जाओ, जिससे कि पेपर में आ जाए तो कर जाओ, नहीं आए तो इससे रिलेटेड टर्म्स थोड़ा बहुत भी मिले तो उस थोड़े से मिले टर्म्स को आप इजीली कर पाओगे। कुछ डिफरेंशिएट इस तरीके का मिलेगा, ये आपको डिफरेंशिएट मिलेगा किसके, पैरेन्काइमा, यहाँ पे कोलिनकाइमा, स्केलेनकाइमा। डायग्राम नहीं बनाओगे फिर भी चलेगा, बस इसकी थ्योरी अच्छे से लिख देना, ठीक है भाई। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट जो हमारे सामने है, एक डिफरेंशिएट बिटवीन है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो आप लोग को पता हो जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, ये डिफरेंशिएट अगर आपने याद कर रखा है तो मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो प्लांट्स के अंदर मिनरल्स को जो ट्रांसपोर्ट करवाता है वो क्या होता है, जाइलम करता है या फ्लोएम करता है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं। मैं आपको यहां से एक चीज जजमेंट हो पाएगी कि आपने कितना अभी तक पढ़ा है। सिंपल सा बिल्कुल हलवा सा गिरा हुआ सवाल है, कोई इज्जत नहीं है इस सवाल का, लेकिन पेपर में हमेशा आता है। तो मैं आपको यहां से आपकी एक इज्जत बढ़ सकती है मेरे भाई। आपको पता है कि ये बहुत आसान सा सवाल है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि जो यहाँ पे जाइलम या फ्लोएम, इन दोनों में से पेड़ पौधे के अंदर में वाटर या मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कौन करता है। आप सभी को कमेंट चाहिए, यहीं से आपका एक जजमेंट फिक्स होगा कि आप अभी तक कितने पानी में हो और कितना आपने पढ़ा हुआ है। तो सभी बच्चों का कमेंट चाहिए मेरे भाई, आपका पेपर बहुत शिद्दत से बहुत अच्छा जाएगा, इतनी गारंटी। बट मैं यहाँ से एक चीज डिफाइन हो जाएगा कि कितने यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा है आज तक। बस कमेंट चाहिए आप लोग का, कौन सा मिनरल्स, प्लांट्स के अंदर मिनरल्स और वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है, अभी मुझे कमेंट चाहिए। और उसमें भी देखना कितने बच्चे गलत कर देंगे, कोई फ्लोएम बोलेगा, कोई जाइलम बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, बट आपको इन्हीं में से आंसर देना है, समझ गए। तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, ये कनेक्टिव टिश्यूज कौन है मेरे भाई, कनेक्टिव टिश्यूज। अगला पॉइंट याद रखना, ये कनेक्टिव टिश्यूज हमेशा सीबीएसई का फेवरेट रहा है, चाहे आप 9th में हो या चाहे आप 10th में चले जाओगे, आपके वहां पे भी फेवरेट कनेक्टिव टिश्यूज रहेगा। तो इसको मिस मत करना मेरे भाई। जैसे आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या होता है, एक तरह से मैट्रिक्स होता है। और एक पॉइंट याद रखना, जो ब्लड होते हैं, ब्लड आपके सेलुलर कंपाउंड भी होता है और मैट्रिक्स कंपाउंड भी होता है। तो मैट्रिक्स कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है, और जो सेलुलर होता है उसमें आप जानते हो आरबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, इसे लिम्फोसाइट भी कहते हैं। एक न्यूट्रोफिल्स इसको हटा दो और आरबीसी को एथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जिस तरह से इंग्लिश के पेपर में टेक्निकल टर्म के साथ खेल गया है सीबीएसई आप लोगों के साथ में, उसी तरह से मे बी साइंस में भी हो सकता है। जैसे आरबीसी आप लोग तो पढ़ के जाओगे रेड ब्लड सेल है ना, रेड ब्लड कार्पल्स, लेकिन वो खेल जाएगा थोड़ा सा। कैसे खेल जाएगा, अब देखो वो बोल देगा आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है एथ्रोसाइट। क्या होता है यहाँ पे, एथ्रोसाइट, मतलब कि यहाँ पे होता है ना ERYTHORCT, एथ्रोसाइट। तो आप कैसे कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए आपको टेक्निकल वर्ड के साथ पेपर में तैयार होकर जाना है कि आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं, आरबीसी को एथ्रोसाइट भी कहते हैं और यहाँ पे लिम्फोसाइट किसको कहते हैं, आपको डब्ल्यूबीसी का एक लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। तो ये भी चीज आपको समझ आना चाहिए। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं गार्ड ऑफ सेल भी कहते हैं, या बॉडीगार्ड या सोल्जर भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, समझ गए ना। तो ये टेक्निकल वर्ड से खेल सकता है आपके साथ में, बट आपको खेलने नहीं देना मेरे भाई। अब इस पॉइंट को समझो, ब्लड एंड लम्फ क्या होता है, यहाँ पे आपको सारा चीज पता ही है। 55% आप पार्ट ऑफ ब्लड जो होता है कंस्टिट्यूट करता है, 90 से 92% और 70% आपके वाटर होते हैं। प्रोटीन ये सारा पढ़ के जाना, एल्बुमिन, फाइब्रोजिन, ग्लोबिन मतलब कि ग्लोबुलिन, ये जो हमारे ब्लड के टिश्यू से निकलते हैं वो होता है। और 45% पार्ट ऑफ ब्लड होता है हमारे कार्पल्स, मतलब सेल को कहते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स भी कहते हैं, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, ये सारे टर्म से आपको खेल के जाएगा। ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, इन सब चीजों को क्या कहते हैं, समझ आ रहा है। और 55% हमारे बॉडी में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ये समझ गए, यहाँ पे ब्लड, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके का पेपर बनेगा। आप सारे टर्म्स को डिफाइन करो। आप सारे टर्म्स का मैंने एक आपको निचोड़ दे रहा हूं, एक आपको टॉपिक दे रहा हूं कि सारे टर्म्स के टॉपिक आपको दे दिया। जो सैंपल पेपर में मैंने मैच करके देखा, जो प्रीवियस मैंने देखा, वो जहां जहां से मुझे जो चीज मिला वो चीज मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, वही मैंने आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह बता रहा हूं मेरे भाई। बस इसको शिद्दत से आप कंप्लीट चीजों को करना और एनसीईआरटी से जरूर इन सब क्वेश्चंस को मैच ऑन करके एक बार आंसर राइटिंग कर लेना, पेपर बहुत धांस हो जाएगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं। इसके लिए भाई एक बार बस आप लिख के
जरूर प्रैक्टिस करना। और आपके जो असेशन रीजन आएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड पे आएंगे। जो आपके पास जो डिफरेंशिएट बिटवीन आएगा, जो मैंने ऑलरेडी अभी इसमें डिस्कस किया, वो सारे कर जाना, बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है। समझ रहे हो बात को? तो इस बात पे एक बार लाइक कर दिया जाए। उसके बाद में देखो सैचुरेटेड और ये नॉन सैचुरेटेड और कार्डिक मसल आपने देखा, ये जो कार्डिक वाला है ये आपके एमसीक्यू में आया हुआ है, जो कि आपने देखा प्रीवियस पेपर में हजारों बार कार्डिक मसल्स के बारे में पूछा है। तो ये तीनों डिफरेंशिएट करो, मे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। अगर यहां से कुछ भी बंचेस में भी क्वेश्चंस बनता है तो बंचेस के भी क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। एक मेन क्वेश्चन होगा, उसके नीचे ए बी ऐसे करके दिया हो सकता है, लेकिन सेम चैप्टर का होगा। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में ये जो डायग्राम है आपके लिए, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? न्यूक्लियस आपको होता है, बीच वाला न्यूक्लियस होता है, ये डेंड्रिट होता है, ये सेल बॉडी होता है, ये एक्सॉन्स होता है, ये नोड्स ऑफ द रेनवियर्स होते हैं, ये एक्सॉन्स टर्मिनल्स होते हैं, ये आपके स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन होता है। अगर आप इसको भी कर लेते हो तो एक्सपेक्टेड आपके ये भी बन सकते हैं। आप पीछे जो स्टोमोटा बताया वो भी कर लेना, क्योंकि आपके सैंपल पेपर में दे रखा है। समझ गए सारी बातों को? उसके बाद आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चंस में, जो आप देख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो ये भी पॉइंट आप याद रखो, क्या मेरे भाई, कि डायग्राम को बनाना है, एक्सप्लेन करना है किसको? आपको यहाँ पे न्यूरॉन को। तो समझ रहे हो ना? तो आपके न्यूरॉन को तो एक्सप्लेन करना ही करना है, उसके डायग्राम भी शो करना है। तो ये भी पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है यहाँ पे, जो कि अब तो परमानेंट टिश्यूज क्या होता है, परमानेंट हो गया या कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सारी चीजें पूछे जा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में भाई जो 3 टाइप ऑफ मसल्स, ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, वेल लेवल डायग्राम ऑफ द 3 टाइप ऑफ मसल्स, जो अपने सैचुरेटेड, नॉन सैचुरेटेड और यहाँ कार्डिक मसल्स देखा, वो जरूर करके जाना। और ये कनेक्टिव टिश्यूज वाले स्टेटस जरूर करके जाना। ये सारे फॉर्म होते हैं। आप मुझे बताओ कि सेल वॉल जो होता है किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है या एनिमल के अंदर होता है? ये देखना अभी कितने बच्चे गलत करेंगे। सेल वॉल जो होता है प्लांट्स के अंदर होता है या एनिमल के अंदर होता है? मैं अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो भाई कॉमेंट चाहिए मुझे कि सेल वॉल। ये बहुत बच्चे रॉन्ग करेंगे अभी, क्योंकि सेल सुना है, वो सोचेंगे भाई मल्टी सेलर्स में होता, हमारे शरीर में होगा। देखना बच्चे कितनी गलतियां करेंगे। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि सेल वॉल किस में होता है, प्लांट सेल में होता है या एनिमल सेल में होता है? क्या पता भाई एमसीक्यू में टकरा जाए। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। रही बात अब मोशन की, किसकी भाई? मोशन की। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ग्राफ से रिलेटेड मोशन आपके पास आएगा। किस पे? ग्राफ पे। जितने भी ग्राफ है, ग्राफ से रिलेटेड आपके पास जरूर सारी चीजें आएंगी। तो अब समझो यहाँ पे मोशन में कौन कौन से ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टाइम ग्राफ, जो कि आपके पास यूनिफॉर्म मोशंस, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, आपके पास एक्सेलरेटेड, डी एक्सेलरेटेड, ये आप करके जाना। रिटार्डेशन भी कहते हैं डी एक्सेलरेशन को। वहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होगा, एक पॉइंट याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत नॉर्मल सी बात है, ये क्वेश्चंस आपके बनते, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। यहाँ देखो कौन से, ये क्या है, ये आपने कहा, ये आपके पास स्पीड मतलब कि डिस्टेंस को दिखा रहा है, ये आपके पास टाइम को दिखा रहा है। देखो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग द स्लोप कर्व इंडिकेट्स द एक्सेलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये क्या दिखा रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन को दिखा रहा है, और ये रिटार्डेशन को दिखा रहा है। तो एक्सेलरेटेड और रिटार्डेशन इस तरीके का आ जाता है। आपको पूछता है कि भाई बताओ इसमें से कौन सा है। समझ गए भाई? उसके बाद में आपके पास क्रॉप सीजन। अब देखो ये आपके पास सैंपल पेपर में दे रखा था, सैंपल पेपर में रबी क्रॉप्स, खरी क्रॉप्स के बारे में दे रखा था, आपके सामने सेम क्वेश्चंस। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करो, ये जो खरी क्रॉप्स है उसके बारे में, रबी क्रॉप्स है इसके बारे में डिफरेंशिएट पढ़ लो। मे बी आपके ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, चाहे तो 1 नंबर में आ सकता है, क्या पता भाई 3 नंबर में भी दे दे, क्योंकि आपने इंग्लिश के पेपर से सीख लेना चाहिए कि भाई टेक्निकल टर्म्स भी बन सकता है। तो आपको चीजों को छोड़ना नहीं है, चीजों को कैच करो और बढ़िया से पकड़ो और भाई रगड़ दो सही से। क्योंकि भाई देखो आप मिड टर्म में एनी हाउ पास हो गए ना, तो फाइनल टर्म में टेंशन मत लेना। फाइनल टर्म के लिए हम खड़े मेरे भाई। आप उसमें तो पूरा बुक आएगा, लार्ज एरिया होगा भाई, क्वेश्चंस वैरायटी क्वेश्चंस होंगे। आप कहीं ना कहीं उसमें तुक्का तकाजा लगा ही दोगे और शिद्दत से पढ़ गए तो भाई गेम बना दोगे। लेकिन मिड टर्म में मेरे भाई पास होकर चलो, क्योंकि आपने देखा होगा अपनी क्लास में कैसे कैसे बच्चे पढ़े हुए हैं, लास्ट ईयर के फेलियर बच्चे। तो मेरे भाई आप वो गलती मत करना, आप लोग चैंपियन हो और आप लोग धुआं कर दो पेपरों में। समझ रहे हो बात को? इस बात पे भाई एक बार फायर की मुझे आप सभी को कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। जो चाहते भाई मिड टर्म में 110% पास होऊंगा, वो सारे बच्चे एक बार फायर की मुझे जरूर सेंड करना। ठीक भाई, ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। और ये भी पॉइंट याद रखना, जो रबी क्रॉप्स होते हैं मतलब सीजन क्या होता है, नवंबर टू अप्रैल होता है। और जो खरी क्रॉप्स होते हैं वो सीजन क्या होते हैं, ये जून टू अक्टूबर होते हैं।
होते थे, ये भी पॉइंट आपको याद रखना ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, ये मैंने आपको सैंपल पेपर में भी डिस्कस करके बताया था। उसके बाद में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, ये आपको पता होना चाहिए, ये चैप्टर 12 के हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, ये सारा पॉइंट समझना। और बहुत बच्चे बोल लेंगे भाई जो लॉ फोर्स लॉ एंड मोशंस का क्या हुआ, तो मेरे भाई उसके अंदर में आपको आएगा न्यूमेरिकल्स, फोर्स लॉ एंड मोशन के अंदर से आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, जिसमें कि आपके 3 तरीके की चीजें पूछे जा सकती है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम, ये सारे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई उन चैप्टर्स के अंदर में फर्स्ट सेकंड थर्ड के विद एग्जांपल्स आप पढ़ो शिद्दत से, बस आपके वहां से क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप लोग को पता होना चाहिए मेरे भाई, जब भी कोई भी रेस्ट में होता है वो मोशन में आता है, फर्स्ट पर्सन होता है, मतलब फर्स्ट वो जो कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं। तो न्यूटन ने अपना जो तीनों लॉज निकाले से किसके बिहाफ पे निकाला था, क्या आप लोग को पता है कि न्यूटन जो है आपके 3 लॉ दिए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो किसके बिहाफ पे दिया था, किससे इंस्पायर होके, वो भाई आपको पता होना चाहिए, उसका नाम आता है जी से। ठीक भाई, जी से नाम आता है, आप लोग को याद है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताओ, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों ने एनसीईआरटी कितने शिद्दत से पढ़ी है। भाई देखो पढ़ते हो ना कंप्लीट पढ़ो, वरना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि भाई आप चीज़ों समय खर्च कर रहे हो ना, बढ़िया लेवल पर समय खर्च करो, समझ रहे हो बात को। तो बस वही चीज़ है, 9th में शिद्दत से डंका बजाओ। और साइंस भी यार यूँ हलवा पेपर जाएगा जैसे आपने इंग्लिश किया, क्योंकि टफ ही पेपर आया, आप लोग की कोई गलती नहीं, आई नो दैट। आप लोगों ने भाई टीचरों से भी बात हुई मेरी, वो खुद ही कह रहे भाई लाइनअप चेक होगी, तो आप लोग टेंशन मतलब जो इंग्लिश का पेपर है, जो अभी इंग्लिश का पेपर हुआ है, टीचरों से बात करने के बाद ये पता चली गया है कि भाई जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल कर दिया था, जो स्कूल वाले टीचर जो उनसे बात हुई, मीटिंग जो होती है उनके आपस में, तो वो कह देते हैं कि भाई जो लाइनअप चेकिंग होगा मतलब लीनियर चेकिंग होगी, ज़्यादा हार्ड चेकिंग नहीं होगी। अगर आप पेपर को लिख के आए हो तो आप 100% इंग्लिश में भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मेरे भाई ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और आपके पास में यह रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी पढ़ लेना, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या पता डायग्राम भी आ जाए, क्योंकि बार बार नहीं पूछा गया है, तो आपको यहाँ से भी ये चीज़ें समझ आ जाना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने देखा, जो लॉन्ग क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा भाई, ये क्वेश्चन आपके एज इट इज सेम क्वेश्चन कहाँ थे, आपके सैंपल पेपर में थे। अगर आप लोगों ने देखा है तो मुझे भाई आप लोग कमेंट करके बताओ यस भैया देखा है। अगर आप लोगों ने सैंपल पेपर नहीं देखा है भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अभी आप सैंपल पेपर जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना, नहीं तो वीडियो सेक्शन में जाके वहां पे देख सकते हो। यही आपके पास एक मौका है जो साइंस में डंका बजा सकते हो। जब फाइनल आ जाएगा ना, फाइनल की टेंशन मतलब जो फरवरी वाला एग्जाम होगा भाई, उसमें तो भाई धुआं उड़ा देंगे पेपरों का। बट अभी राइट नाउ आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरीके से सारे पेपर को शिद्दत से करते हो। अगर करना चाहते हो या करोगे, बस आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार अपने आप से प्रॉमिस कर लो आई विल डू इट। बस वही आपके दिल दिमाग में घूमता रहेगा कि भैया मैं करूंगा, क्योंकि भाई आप अपने आप से प्रॉमिस कभी नहीं भूल सकते। और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको शिद्दत से करना है। अब 12वें चैप्टर भी आप कर लेना, वहां से सारी चीजें आ जाएगी। और खास करके वहां पर ड्रॉ अ डायग्राम, इंटरक्रॉपिंग डायग्राम ना भी बनाए तो क्रॉप के बारे में, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, सीजनल क्रॉपिंग जो आता है आप वहां से वो कर लो, इतना आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। जितना चीज मैंने बताया इतना चीज करो। अब समझो ध्यान से मैं क्या बताना चाहता हूं मेरे भाई। अगर आप जब शिद्दत से सारी चीजें समझ जाओगे तो आपके लिए एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, अब ध्यान से सुनो। वो पॉइंट है क्या? अब देखो, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम बाय SS पाठशाला एंड टीम। बस एक पॉइंट और ध्यान से सुनो, आप लोग तो पेपर में धुआं उड़ा दोगे। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने अंदर बिलीव करते हो। मैंने हमेशा किस बात पे जोर दिया है? यू आर जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, व्हाट यू वांट यू कैन डू दैट। मैंने यही चीज बोला हमेशा। तो इसके लिए क्या है, आप अपने पे भरोसा रखो, काम बना दो। क्या आप समझ रहे हो ना बात को? बस साइंस के पेपर में आग लगाओ। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। बस धुआं उड़ाओ। जैसे इंग्लिश में क्या थोड़ी टेक्निकल टर्म आई थी, आपकी गलती नहीं है कोई भी। बस आप लोग जो आपके सामने आने वाला टर्म्स है उस पर फोकस करो। समझ रहे हो बात को? पास्ट से बस सीख लो, आगे फ्यूचर पे बिल्कुल अटैक करो बढ़िया तेवर तरीके से। और एनसीईआरटी को थ्रोबर पढ़ जाओ और साथ साथ में सपोर्ट मटेरियल कर जाओ। आपको सारे क्वेश्चन ये सारे उसी में से देखने को मिलेंगे। और शिद्दत से बढ़िया लेवल पे आंसर राइटिंग करके देखना, पेपर दे के आ जाना और दिमाग लगाना वहां पे जो थोड़े से टेक्निकल टर्म्स से रिलेटेड पेपर आएगा। समझ रहे हो? जब तक टेक्निकल टर्म्स के पेपर आप माइंड नहीं लगाओगे तो जब तक कुछ भी नहीं होगा। समझ गए? अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है आप लोग कमेंट जरूर करना, जो भी आपके दिल दिमाग में हो, जो भी चीज़ें अच्छी लगी हो, और अपने एक वीडियो अपने दोस्त यार में जरूर शेयर करना। ठीक दोस्त, लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।